हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट 2026 की तैयारी के लिए, जो कि आपका परीक्षा फरवरी में होने वाला है। उस परीक्षा के लिए सी टेट एसएसटी पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। पेपर 2 में हम लोगों ने एसएसटी में पार्ट 1 वाला जो हमारा वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ये जलवायु टॉपिक तक हमने कवर कर लिया था। और आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अर्थात आज से हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक शुरू हो रहा है, ये आपका एसएसटी पेपर 2 सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का भाग 2 पार्ट 2 वाला ये वीडियो होगा। इसमें हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ से। इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो सारे टॉपिक थे, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले भूगोल से शुरुआत किया था यहाँ से। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, हमने ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले वाले पार्ट वाली वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो ये वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पहले पार्ट की वीडियो देख करके ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट से। तो अपना आज के वीडियो में पहला पॉइंट है वन्य प्राणी यानी कि वाइल्ड लाइफ। दोस्तों, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का एक निवास होता है। जंगल में कई प्रकार के ऐसे जीव रहते हैं जो कि जिनका जीवन वनों में ही समाप्त होता है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं एक मैप के माध्यम से कि कौन से जीव जंतु किस क्षेत्र में, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। जैसा कि इस पहले वाले नक्शे में आप देख रहे हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एनसीईआरटी का ये ज्योग्राफी का पूरा आपका ये मैप है, जिसमें इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राजस्थान का जो भाग है, यहाँ पे आपके जो है ये ऊंट वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे राजस्थान से थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो इस एरिया में जो है आपका बाघ यानी कि शेर पाए जाते हैं। ये जियो फॉरेस्ट एशियाटिक लायन है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे बढ़ेंगे तो केरला कर्नाटका का जो ये आपका पूरा भाग पड़ेगा, यहाँ पे आपके हाथी जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद आप जब राइट साइड में बढ़ेंगे ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसाम ओसाम क्षेत्र में कि ये जो है आपके यहाँ पे आपके गैंडा पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों अब आगे जब आप बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर साइड में हिमालय के क्षेत्र में, तो यहाँ आपको जो है स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फीले जो लेपर्ड होते हैं, चीता होते हैं, वो इधर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया मैं देना चाह रहा था इस नक्शे के माध्यम से कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि किस क्षेत्र में कौन से जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, सभी को मालूम है। और बाघ देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है, जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे जो है वो आपके असम के जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि एक बार रुकिए, मैप को मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैप में कि हाथी और एक सींग वाले गैंडे जो है वो आपके असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तानी और जंगली गधा जो है वो कच्छ के रण में, यानी कि गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण, तो वहां पे जंगली गधा पाया जाता है, गधा। अगला है आपका दोस्तों जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब जो है हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था मैप में। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है और मोर जो है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। साथ ही साथ भारत में सांपों की जो है वो सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। 100 से ज्यादा प्रकार के सांपों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेकिन उनमें जो प्रमुख है वो कोबरा और करैत जो सांप है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है और प्रचलित है हमारे भारत में। दोस्तों यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये एक ऐसी चिड़िया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। इस पक्षी का नाम है दोस्तों पिंटेल। पिंटेल ये पक्षी है जिसका वजन मात्र 15 ग्राम का है। यानी कि आप समझिए कि कितनी छोटी ये पक्षी है, मात्र 15 ग्राम की ये पक्षी है। और ये पक्षी जो है वो आर्कटिक टुंड्रा के क्षेत्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके, यानी उड़ती हुई आसमान में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हर साल भारत में आती है ये चिड़िया, जिसका नाम है पिंटेल। और ये पक्षी है लिटिल पिंटेल,
मात्र 15 ग्राम की पक्षी है और ये प्रत्येक सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में हमारे देश में आती है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। ये सबसे छोटी लिटिल स्टिंट है जिसका वजन मात्र 15 ग्राम है और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी को तय करके भारत आती है। कुछ कुछ पक्षी इसमें से और भी हैं, जैसे कि पिंटेल है, बत्तख है, कर्लियू है, फ्लेमिंगो है, ओस्प्रे है और लिटिल स्टिंट है। ये सारी पक्षियां जो है वह ठंडी के मौसम में हमारे भारत देश में आर्कटिक प्रदेशों से आते हैं। हर साल प्रत्येक वर्ष में अक्टूबर महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसको हम लोग वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, अर्थात जीवों के सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रवासी पक्षियां। प्रवासी पक्षी जो होती हैं जैसे कि पेलिकन पक्षी है, साइबेरियन सारस है, स्टॉर्क है, फ्लेमिंगो है, पिनटेल बत्तख है, ये सभी जो है हर साल ठंडी के मौसम में भारत में, हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस के बारे में आपने पढ़ा होगा। साइबेरियन सारस साइबेरिया से, यानी कि साइबेरिया जो देश है वहां से हर साल दिसंबर के महीने में भारत आते हैं और मार्च शुरू होते होते फिर वहां से, यहां से यानी कि इंडिया से चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला अपना पॉइंट है पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें कि समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन सभी भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। चलिए इकोसिस्टम को जान लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम दोस्तों ये है पूरा आपका इकोसिस्टम का एक चार्ट, एक फोटो जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये सब जो है ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। पर्यावरण दोस्तों इन्वायरमेंट में जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, नेचर को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि इकोसिस्टम का डायग्राम, पारितंत्र का आरेख अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपका बीच में एक खरगोश है। ये खरगोश यहाँ पे आपका बीच देखिए, सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से ये जो है पौधा वो अपना ऊर्जा लेता है। इस घास को कौन खाता है? फिर ये ऊर्जा का फ्लो होता है, फिर इस घास को खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? खरगोश को ये जो आपका लोमड़ी है ये इसको खाता है। इसके बाद फिर ये लोमड़ी जब खत्म हो जाती है तो फिर इसको जो है ये बायोटिक यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसको खाते हैं। और फिर ये कीड़े मकोड़े जो है वो जमीन में जब एक्सपायर हो जाते हैं, ये मर जाते हैं तो फिर जमीन में समाहित हो जाते हैं। और उन्हीं चीजों को फिर से ये पौधा जो है वह पौधा उसी खाद्य पदार्थों से पौधा ये बढ़ता है। तो किस तरीके से जीवन का ये चक्र चल रहा है ये आपका दोस्तों ये पूरे इस डायग्राम में आपको समझने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीजें हैं, एबायोटिक यानी कि अजैविक कारक, और एक होता है आपका बायोटिक यानी कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? अजैविक कारक, अजैविक कारक, और बायोटिक फैक्टर मतलब होता है जैविक कारक। एबायोटिक फैक्टर में जो चीजें हैं वो आपकी इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, और बायोटिक फैक्टर जो है वो आपका यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला अपना पॉइंट कह रहा है कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है, जैसे कि स्थल परिघटनाओं का क्या है? मिश्रण है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का ठोस भाग यानी कि सॉलिड पोर्शन जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं उसको। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी क्या करती हैं? पाई जाती हैं। थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से आप समझिएगा कि पृथ्वी के परिमंडल में कैसे ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी के परिमंडल, डोमेन ऑफ द अर्थ, ये दोस्तों ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग आपका ये क्या है? लिथोस्फीयर है, यानी कि स्थल मंडल है। ये दूसरा वाला जो भाग है ये आपका पूरा
हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि पूरा का पूरा ये पानी से भरा हुआ है, यानी क्या है ये जलमंडल है। तीसरा भाग दोस्तों जीवमंडल है, जिसपे कि हम सभी मानव जाति और जीव जंतु रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। और चौथा भाग है अपना वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो टोटल 4 भागों में पृथ्वी के परिमंडल को बांट करके इसमें समझाने का प्रयास किया गया है इस चित्र के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे 4 भागों में ये पूरा एटमॉस्फेयर आपका पूरा पृथ्वी का परिमंडल बटा हुआ है। पृथ्वी के चलिए बढ़ते हैं पॉइंट पे। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं मौजूद हैं। बर्फ है, जल है और जलवाष्प है, यानी कि वाटर वेपर सम्मिलित है। जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल है, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों लैंड मासेस को महाद्वीपों यानी कि कंटिनेंट्स के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन यानी कि ओशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है, समुद्री जल का जो तल है, पेंदी है, वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसको कि 0 या 0 माना जाता है मानक के तौर पे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर। समुद्र तल से इसकी लंबाई 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरियाना ट्रेंच। ये 11,022 मीटर गहरा है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। अर्थात आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा अगर कोई है तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे गहरा जो है वो आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। अर्थात अगर देखेंगे तो आप पूरा का पूरा जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको अगर प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त में डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से माउंट एवरेस्ट वहां पे डूब जाएगा। और उसके बावजूद भी लगभग आपके 22,500 मीटर की ऊंचाई गहराई अभी बाकी रहेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है वो कितना गहरा है। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण, द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी क्या करते हैं, मिलकर के पर्यावरण को बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी यानी कि सॉलिड लेयर या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से क्या होता है, ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों यानी कि टोपोग्राफी वाला विषम धरातल होता है स्थल मंडल। आगे ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। इस प्रकार की स्थलाकृतियां यानी कि टोपोग्राफी। स्थल मंडल क्या है दोस्तों, लिथोस्फीयर जिस पे हम लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। आइए जानते हैं स्थल मंडल की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लिथोस्फीयर। दोस्तों इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका पूरा ओशियन है, महासागर है। इसके नीचे जो है धीरे धीरे ये आपके महासागरी ओशियन क्रस्ट है, महासागरी भूपर्पटी के भाग हैं। ये इसके नीचे जो है ये ऊपर क्या है, ये माउंटेन चट्टान है, ये आपके प्लेट्स हैं, ये आपके वैली हैं। ये जो जितने गहरे होते जा रहे हैं क्या है, ये वैली हैं।
ये सब क्या है आपके थोड़े से ऊपर है वो प्लेट्स हैं, और प्लेट से ऊपर क्या है आपके चट्टान है। तो ये एक श्रृंखला है, एक क्रम है। मिट्टी की जो परतें हैं, सॉलिड जो लेयर होता है वो आपके चट्टान से थोड़े से नीचे होते हैं, और इसके नीचे का जो पूरा भाग है ये ठोस भूपर्पटी होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है। इसी में आपके जितने होते हैं वो मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा जितने होते हैं वो इसी नीचे के लेयर में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका पूरा स्थलमंडल की क्या है, एक संरचना है। यह जो है खनिज संपदा यानी कि मिनरल क्षेत्र का भी एक क्या है, ये सब क्या है, स्रोत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला अपना पॉइंट कह रहा है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर दोस्तों, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि जल, नदी, झील, समुद्र, महासागर, सभी विभिन्न जलाशयों से मिलकर के जलमंडल का क्षेत्र जो है वो बनता है, और यह सभी प्राणियों के लिए बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला अपना मेन पॉइंट आता है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, अर्थात बनाए रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प भी उपस्थित रहते हैं। ये है दोस्तों एक संरचना जिसमें आप एक बार देख लीजिए। ये है आपका पूरा स्थलमंडल, लिथोस्फीयर का लैंड। ये है आपका पूरा जैवमंडल, बायोस्फीयर, द जोन ऑफ लाइफ। ये है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फियर, एयर, और ये है आपका पूरा जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, वाटर। तो ये जो जैवमंडल है जिसमें सारे जीव जंतु, आदमी, मानव दिखाई दे रहे हैं, जीवन केवल वहीं मौजूद है जहां ये तीनों परिमंडल परस्पर क्रिया करते हैं। तो जीवन केवल कहाँ है, वही है जहां ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट कह रहा है जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर दोस्तों पादप यानी कि पौधे और जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं पृथ्वी पे जीने लायक। अगला पॉइंट है जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। तो जीवमंडल में ऐसे बहुत छोटे से जीव से लेकर के बहुत बड़े स्तनधारी तक यहाँ पे पाए जाते हैं जीवमंडल में। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका जंतु जगत जिसको हम एनिमल किंगडम कहते हैं, दूसरा है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। इन दो चीजों में हम जीवमंडल के प्राणियों को बांटते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट पृथ्वी का आंतरिक भाग, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, चलिए समझते हैं। यह एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर के संकेंद्री परतों यानी कि कंसेंट्रिक लेयर से बनी है। यानी कि प्याज का छिलका आपने देखा है, प्याज में कई प्रकार की परतें होती हैं, परत बाई परत, एक एक परत को आप जब छीलते जाएंगे तो प्याज जो है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी में भी बहुत सारे लेयर हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी का ये वाला जो ऊपरी भाग है इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, जो कि 0 से 35 किलोमीटर तक का रेंज में ये आपका भूपर्पटी क्रस्ट होता है। पृथ्वी के उसके बाद जब नीचे निकलेंगे तो ये मिलेगा आपका मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर गहरा होता है। उसके बाद जब आप और नीचे जाएंगे तो फिर आपको एक क्रोड मिलेगा जो कि आपका 3500 किलोमीटर की गहराई पर मिलेगा। फिर उसके बाद से आपका आता है ये क्रस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0 से 35 किलोमीटर, यानी कि किधर से भी आप जाएंगे ना तो 0 से 35 किलोमीटर आपको भूपर्पटी मिलेगा। उसके बाद आपको
फिर ये क्रोड मिलेगा और फिर आपका ये जो है मेंटल मिलेगा। ये इस वाले भाग को हम सियाल बोलते हैं, सियाल। और इस वाले भाग को, ये जो भाग है, ये वाला जो लेयर बना हुआ है, इस वाले भाग को हम सीमा बोलते हैं। तो इस चित्र में आप बहुत स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं दोस्तों। और ये क्रोड जो क्या है, क्रोड ये पूरा लावा है, आग की धधकती हुई लावा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम पर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं, और ये सबसे पतली परत है, मात्र 0 से 35 किलोमीटर की रेंज में आपका पूरा ये परत होता है। इसके बाद आता है आपका महाद्वीपीय संहति, लगभग 35 किलोमीटर, और सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ये आता है। महाद्वीपीय संहति कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना होता है, इसलिए इसे सीएल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना भी कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और क्या है, मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे हम सीमा यानी कि सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस फोटो में आप देख पा रहे हैं सियाल और सीमा की तुलना। जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है ये कितना है, 0 से 35 किलोमीटर। सियाल और ओशियन क्रस्ट महासागरीय भूपर्पटी जो है, ये आप देख पा रहे हैं महासागरीय भूपर्पटी, ये पूरा, तो ये आपका लगभग 5 किलोमीटर का ये भाग जो है वो आपका सीमा में आता है। इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये इसके नीचे 35 किलोमीटर का जो रेंज होता है, इस 35 किलोमीटर के रेंज में आपके ये पूरे क्या है, सिलिका SiO2 पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम Al2O3 पाया जाता है, फिर सिलिका यहाँ नीचे पाया जाएगा, और ये आपका कहाँ पाया जाएगा, ये मैग्नीशियम पाया जाता है 0 से 5 किलोमीटर के अंदर में। ये पूरा क्या है, ये पूरा मेंटल है, पूरा आपका जो है वो मेंटल वाला भाग है। तो इस चित्र में आप आसानी से सियाल और सीमा की तुलना को समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परपटी के ठीक नीचे जो है वो क्या है, देखिए परपटी के ठीक नीचे क्या है, आपका पूरा ये मेंटल है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पूरा ये मेंटल फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर पड़ती है, आंतरिक क्रोड की त्रिज्या। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है आंतरिक परत। इसे नीफे यानी कि निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर, सेंट्रल कोर का तापमान और दाब जो है काफी उच्च होता है। एक तरीके से वही समझिए कि केंद्रीय कोर जो होता है ना, पूरा एक तरीके से आग का गोला है दहकता हुआ, तो इसलिए इसका तापमान और दाब काफी उच्च होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना पॉइंट है सैल यानी कि रॉक्स। रॉक्स क्या है, सैल। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सैल कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना एक क्या है, पदार्थ है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सैलें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सैलें होती हैं। पहला है आपका आग्नेय सैल, दूसरा अवसादी सैल, और तीसरा है कायांतरित सैल। आग्नेय सैल जिसको इग्नेस बोलते हैं, अवसादी सैल को सेडिमेंट्री बोलते हैं, और कायांतरित सैल को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। आग्नेय सैल जो होता है वो इग्निस यानी कि लैटिन भाषा इग्निस से बना हुआ है। आग्नेय सैल ये फायर यानी कि आग का बना हुआ है। इग्नियस रॉक जो होते हैं आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। आग्नेय सैल को हम फिर वापस 2 भागों में तोड़ते हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। चित्र में एक बार देख लीजिए, आसानी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अवसादी सैल जो है, आग्नेय सैल तो आपने समझ लिया कि आग्नेय सैल जो पूरा आग से बना होता है, एक चट्टान है। अवसादी सैल जो है ये आपका सेडिमेंटियल लैटिन शब्द से सटल से बना हुआ है। सेडिमेंटियल रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, परत बाय परत ये अवसादी चट्टान होते हैं। मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान जो होता है ये ग्रीक मेटामॉर्फिक शब्द से बना है। चेंज ऑफ फॉर्म रूप यानी कि परिवर्तन करके कायांतरित करके ये जो सैल बनता है वो क्या है, कायांतरित सैल है, कायांतरित चट्टान इसको बोलते हैं। अब आगे समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। आग्नेय सैल दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी यानी कि इंट्रूसिव रॉक, और एक बहिर्भेदी सैल यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा, लिक्विफाइड मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है। देखिए यहां पे आपको और स्पष्ट होगा, ये क्या है, पूरा मैग्मा है।
यहाँ पे आप देखिए धीमा जो है शीतलन हो रहा है, स्लो कूलिंग। यहाँ पाताली है इंस्टीट्यूट है, और यहीं पे आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान जो है वो, जैसे कि आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसे होता है, आपने ग्रेनाइट देखा होगा। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी कैसे फटता है, और ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो उसके लावा जो निकलते हैं, रैपिड कूलिंग, धीरे धीरे जो शीघ्र शीतलन होता है, फिर जाके ये जो इसी का गल करके जो बनता है, ठंडा होकर के, सॉरी, तो वो बनता है आपका बाह्य आग्नेय चट्टान। तो बाह्य आग्नेय चट्टान जो होते हैं, जैसे इसका उदाहरण होता है आपका बेसाल्ट, और आंतरिक आग्नेय चट्टान जो होता है उसका उदाहरण होता है आपका ग्रेनाइट। तो इस चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, और परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी सेल कहते हैं। और बहिर्भेदी सेल कौन कौन सा होता है, बेसाल्ट होता है। और जब आंतरिक जो लावा से बनता है वो क्या बनता है आपका, आंतरिक आग्नेय चट्टान यानी कि ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसे कि बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सैलों को हम अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। आग्नेय सैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जैसा कि मैंने फोटो में आपको दिखाया है। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या बनता है, लावा बनता है। इसको हम लावा कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सैल के क्या है, प्रमुख उदाहरण है। और पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 जो भाग है वो आपका मैक्सिमम आग्नेय सैलों से ही बना हुआ है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, आग्नेय सैल को, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। अब आते हैं दोस्तों, अगला है आपका सेकंड, परतदार सैल या अवसादी सैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। आग्नेय सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सैल का निर्माण करते हैं। यानी कि आग्नेय सैल से ही टूट करके अवसादी सैलों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से अवसादी सैलों का जो है वो स्तरीकरण, सेडिमेंट्री रॉक्स का किस तरीके से स्तरीकरण होता है वो समझिए। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पहला परत है इसका, इसमें सैंडस्टोन है। इसके बाद फिर आपके ये सैल है, फिर उसके बाद से आपके ये लाइमस्टोन है। तो यहाँ से आपका पहले भाग में ये सैंडस्टोन पूरा भरा होता है। सेकंड भाग में दोस्तों आपका ये ऑयल यानी कि तेल यहाँ से निकलता है, यहाँ से सेकंड वाले भाग से यहीं से तेल निकलता है। थर्ड वाला भाग जो होता है उसमें आपके कोयला मिलता है, और इस तरीके से पूरा ये आपका अवसादी सैलों का क्या है, एक लेयर बाय लेयर, परत बाय परत इसका स्तरीकरण होता है। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार सैल पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर, कहाँ, पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार सैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। लोयस जो होता है ना, ये इसका जमाव वायु के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण होता है। हिमालय पर्वत जो भारत का क्या कहलाता है, हिमालय पर्वत को हम भारत का पहरेदार कहते हैं, और इसमें अवसादी चट्टानें भी आपकी पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझिए इस चित्र के माध्यम से कि रॉक साइकिल यानी कि मेटामॉर्फिक फेज जो है चट्टानों का चक्र, कायांतरण चक्र कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों अवसादी सैल आपने देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन इसका उदाहरण होता है चूना पत्थर। अब यहाँ जब ताप और दाब पड़ेगा, हीट होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कोयला, तो हीट प्रोसेस जब बनेगा तो इसमें से निकलता है कोयला से ही क्या बनता है आपका, लोहा निकलता है, सॉरी हीरा बनता है। अब यहाँ पे हम जब ताप और दाब देंगे तो फिर उसके बाद से जो चट्टान बनेगा, जिसका कायांतरण होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो क्या है आपका, कायांतरित सैल का उदाहरण है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें जो है वो क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा आता है आपका रूपांतरित सैल, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित सैल।
ये चट्टाने जो है वो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है रूपांतरित शैल का। अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप जो है वो रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। तो ये सब क्या है, ये रूपांतरित शैल का पूरा एक नमूना है, चित्र है। जैसे कि भूपरत के नीचे दाब और ताप के द्वारा शैल से स्लेट, डोलोमाइट और खड़िया यानी कि मिट्टी चाक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। कोयला हीरे में बदल जाता है और संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित शैल का उदाहरण है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना अपरदन यानी कि इरोशन। इरोशन क्या है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके बाद एक स्थान पर ले जाकर के इसको निक्षेपित करते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये जो प्रक्रिया है, ये पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों यानी कि टोपोग्राफी का निर्माण करते हैं। कि अपरदन के माध्यम से ही बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण पृथ्वी पर होता है। इसमें देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तब जाके आप पहुंचेंगे पृथ्वी के सबसे अंतिम जगह पे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेटल और 15% हिस्सा जो है वो आपका क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है दोस्तों। सारे बुलेट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते चलिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों इग्नियस। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। और मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रूपों का परिवर्तन यानी कि रूप परिवर्तन। तो ये आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल, इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट है अपना जीवाश्म यानी कि फॉसिल। शैलों की, चट्टानों की परतों में दबे हुए मृत पौधों और जंतुओं के जो अवशेष बचते हैं, इसी को कहा जाता है फॉसिल या जीवाश्म। धरातल के रूप में क्या है, धरातल हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सभी जो हैं मुड़दार यानी कि वलित पर्वत के क्या है, प्रमुख उदाहरण है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत के और नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी के क्या है, उदाहरण है। भी आकार की घाटी कैसे होती है दोस्तों, भी आकार की घाटी आपने चित्र में देखिए, ये क्या है, ये पूरा जैसे कुछ घाटी जो ऐसे होगा, ऐसे ये घाटियां जो है आपकी भी आकार की घाटी होती है। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट करके क्या करती है, उसको गहरा करती है, जिसको जैसे कि भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये क्या है, जब तली को काट के गहरा करता जाएगा तो ऐसे बीच में से देखिए ये पानी बह रहा है और ये इतनी ऊंची ऊंची जो है ये क्या है, चट्टाने हैं। इसको हम बोलते हैं स्टीप वर्टिकल वॉल्स। और ये बीच का जो भाग है क्या है, ये गार्ज है। देखिए इसमें अंग्रेजी के अक्षर भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब भी आकार की घाटी गहरी एवं संकरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, जैसा कि फोटो में मैंने आपको पहले ही दिखाया है। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्या हैं, गार्ज हैं। जलप्रपात, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर, जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिल धारा एवं धुआंधार जो है ये क्या है? प्रमुख भारत में जलप्रपात है। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प यानी कि मेंडर जो कि टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है, इस कारण जो है वो क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। पुनः समझिएगा एक बार, नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है और इसी कारण जो है वो आपका डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है, याद रखिएगा। आगे पॉइंट है गुफा या सुरंग। वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिस करके चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय के द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। तो गुफा या सुरंग कैसे बनती है ये आपको समझ में आ गया। हिमानी क्या है? ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। देखिए भी आकार की घाटी आपने देखा, हिमनद घाटी का विकास कैसे होता है? इवोल्यूशन ऑफ यू शेप्ड वैली। भी आकार की घाटी कैसे होती है? इन चट्टानों के जो गहराई है वो इतना गहरा हो जाता है कि वहां से पानी बहने का रास्ता बन जाता है, तो वो क्या है? भी आकार की घाटी होती है। फिर यहाँ पे जो ये जो बर्फ है, ये बर्फ जब गल करके अपना रास्ता बनाने लगते हैं तो क्या होता है? ये ग्लेशियर बहता है जिसको हिमनद बोलते हैं। और इसी से धीरे धीरे पार्श्व अपरदन यानी कि लैटरल इरोजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। यू आकार की जो घाटी होती है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बनती है, यू आकार की घाटी। इसमें इसको बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं हिमोड, जो कि आपके यू शेप वैली, इसको कहते हैं यू आकार की घाटी और भी आकार की घाटी। आपने दोनों इस फोटो में समझ लिया देख करके। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है, तो इनका आकार अंग्रेजी यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी भी आकार की घाटी को हम हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देते हैं। हिमोड क्या है? मैंने फोटो में दिखाया आपको। हिमोड दोस्तों जब हिमानी चट्टानों को घर्षित करके उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हम हिमोड कहते हैं। बालू का स्तूप क्या है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, इससे कि पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिर करके बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छत्रक शिला क्या है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। जैसे कि आप ये क्या है? ये छत्रक शिला है। नीचे का ये पूरा भाग जो है घिस गया है लेकिन ऊपर का भाग पूरा वैसे बना हुआ है, इसी को बोलते हैं छत्रक शिला। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूकंप क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप जो है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार परीक्षा में आपका पूछा जाता है भूकंप। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे से पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र यानी कि ओरिजिन सेंटर कहलाता है। यह चित्र आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि भूकंप क्या है। अर्थक्वेक
फोकस वर्सेस एपिक सेंटर डायग्राम। देखिए ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, ये पूरी बिल्डिंग है, मकान है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका भूकंप का केंद्र है, एपिक सेंटर। तो जो सर्वाधिक क्षति होगा, देखिए भूकंपीय जो तरंगे हैं वो कैसे जो है वो पृथ्वी को फाड़ती है, चीरती हैं। देखिए ये पृथ्वी का पूरा लेयर है, पृथ्वी की सतह है, इसके बाद भ्रंश रेखा है, उसके बाद से फिर फोकस यानी कि ओरिजिन है, हाइपोसेंटर है। यहीं से आपका अगर जब भूकंप आता है तो यहाँ का जो उद्गम केंद्र है ये आपका क्या है, ये एपिक सेंटर इसी को बोलते हैं। तो यहीं से जब भूकंप आएगा तो मैक्सिमम जो बड़ी चट्टानें हैं वो बहुत जल्दी तबाह हो जाती हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि एपिक सेंटर कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को हम भूकंप लेखी यानी कि सीस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है भूकंप। तो भूकंप आपको अच्छे से समझ में आ गया, भूकंप से जुड़ी हुई सारी मुख्य बातों को मैंने समझा दिया। अब बढ़िए आगे, जलप्रपात क्या है, वाटरफॉल। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रमुख है जो कि मौजूद है। तो यही जलप्रपात जो है आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, और अन्य जो जलप्रपात है उसमें उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात मौजूद है। नदी दोस्तों, रिवर क्या है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। दोस्तों, भारतीय नदी तंत्र का एक आपको उदाहरण बनाता इसमें फोटो में आपको दिखाई देगा, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय नदी तंत्र। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तिब्बत है, लद्दाख का ये भाग है, फिर ये आपका झेलम नदी है, चेनाब है, रावी, सतलुज, यहाँ पे आपका इंडस है, ये आपकी यहाँ पे नर्मदा नदी है, यमुना नदी आपका यहाँ से बह रही है, ये आपका घाघरा नदी है, ये गंडक नदी, कोसी नदी, फिर यहाँ आपका बांग्लादेश बीच में आता है, फिर इसके बाद से आपका इधर आसाम के साइड में आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका इधर के भाग में आप आएंगे तो गोदावरी है, कृष्णा नदी है, चैवरी है, सविस्त्रा नदी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैंने नदी के बारे में पूरा समझाने का प्रयास किया है। नदी तंत्र में आपने समझा, देखा, इस चित्र के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। विसर्प कैसे बनते हैं चलिए इस चित्र में देखेंगे। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, और समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी से क्या होते हैं, कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कि चाप झील भी कहते हैं। अब इस चित्र में आप देखिए कि चाप झील का निर्माण कैसे होता है। ये जो विसर्प है, टेढ़ी मेढ़ी जो रास्तों से नदियां बहती हैं, ये क्या है, विसर्प कहलाती है। स्टेज 2 में विसर्प ग्रीवा जो है वो क्या होती है, विसर्प ग्रीवा वो आपकी संकरी होती है, यानी कि अपर्दन। देखिए यहाँ पे अपर्दन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, निक्षेपण हो रहा है। तो अपर्दन और निक्षेपण, ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो भाग है ये क्या है, निक्षेपण हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, इतनी जो भाग बना है ये आपका निक्षेपण हो रहा है।
यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, ये जो भाग बन रहा है ये आपका अपर्दन कर रहा है। इसके बाद तीसरे भाग में दोस्तों आपका जब निक्षेपण और अपर्दन होने के बाद से आपका तीसरे भाग में क्या होता है, इस तरीके से जो आपका पूरा बनेगा, ये आपका ऐसे भाग जो बनेगा ये आपका पूरा चाप झील इसको बोलते हैं, चाप झील का निर्माण। तो विसर्प पहले होगा, फिर विसर्प ग्रीवा संकरी होगी, फिर धीरे 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 ये पूरा भाग बन जाएगा, इसी को बोलते हैं चाप झील। देखिए, नदी के उत्तिष्ठ तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से ही डेल्टा का निर्माण होता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी, सिंधु और सहायक नदियां झेलम, चिनाव, सतलज, रावी, ब्यास, ये जो सभी नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा, सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी नदी जो है ये सब क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां हैं लुहित, दिबांग, तीस्ता, ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए डेल्टा जो है वो कैसे होता है। ये आपके अवसाद हैं, सेडिमेंट हैं, ये आपके पूरे अवसाद बने हुए हैं, ये पूरा सागर पानी है और ये जो है गंगा का जो ब्रह्मपुत्र भाग है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां आ रही हैं उसे कैसे कैसे जो है वो आगे वितरिकाएं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है नदियां का, नदियां धीरे 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 अपना रास्ता बना बना के बहती जा रही हैं। इसी में आपका जो है देखिए ज्वारंधमुख जो होते हैं नर्मदा नदी का मुख्य नदी आपकी ये है और यहीं पे आके सेडिमेंट अवसाद ज्वारी मिश्रण क्षेत्र ये आकर के लास्ट में आकर के यहाँ पे इस सागर में समाहित हो जाती है नदियां। तो ये बीच का जो भाग बन रहा है ना, ये बीच यही सब क्या है, ये सब डेल्टा हो जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं। ऐसा ये मैंने दिखाया आपको, ये डेल्टा बन रहा है, ये क्या है, ये पूरा डेल्टा बन रहा है। तो महासागर में गिरने से पहले नदियां जो है वो अपना डेल्टा बनाती हैं। त्रिभुजाकार भूभाग ही क्या कहलाता है, जो त्रिभुजाकार भूभाग, ये त्रिभुजाकार भूभाग क्या है, यही डेल्टा कहलाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरवन का निर्माण करती हैं। सुंदरवन जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण कौन करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर के इसका निर्माण करती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना समुद्री तरंग के कार्य, फंक्शन ऑफ द सी वेव। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे कि दरार विकसित होती है। समुद्री तरंग के क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ द सी वेव। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे कि दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, सी केव। ये देखिए कैसे बनता है आपका, ये देखिए धीरे धीरे ये पतला पतला दरार बन रहा है इस चित्र में। तो पहले क्या होता है, क्रैक फॉर्मिंग यानी कि दरारें बनती हैं, फिर धीरे धीरे ये दरारें फटते 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 ये पूरा देखिए एक गुफा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं समुद्री
गुफा, समुद्री केव। फिर आपका जब ये गुफा और ज़्यादा कटाव हो जाएगा तो ये पूरा ऐसे जब बन जाएगा तो ये इसको बोलते हैं तटीय म्याब, यानी कि कोस्टल आर्च, ये तटीय म्याब बन गया। और फिर इसके बाद जब ये इतना ऊपर का भाग भी ये पूरा फट जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। तो ये स्टैक हुआ। इन 4 चित्रों में आपने समझा कि दरारें कैसे बनती हैं, समुद्री गुफा कैसे बनता है, तटीय मेहराब कैसे बनती हैं और स्टैक का निर्माण कैसे होता है। तो इन गुफाओं के तटीय मेहराब जो है बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। अब दोस्तों आगे अगला अपना पॉइंट है हिमनद के कार्य, यानी कि ग्लेशियर के क्या काम होते हैं। ये पूरा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ये क्या है? बर्फ की नदियां हैं। बर्फ पिघलता है और नदी का रूप लेता है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे क्या करते हैं? एक सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस चित्र में आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपके जो है वो हिमनद का निर्माण होता है, ग्लेशियर कैसे बनते हैं। अब दोस्तों अगला आता है अपना पॉइंट पवन के कार्य, वर्क ऑफ द वाइंड। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल यानी कि मशरूम रॉक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस फोटो में दिखाया है, ये क्या है? ऊपर का जो भाग है वो छतरी नुमा है और नीचे का जो है पतला डंटी नुमा है, तो इसी को हम छत्रक सैल बोलते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा यानी कि सैंड ड्यून भी कहते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये बालू का इतना भाग जो है इसको बालू टिब्बा बोलते हैं। ये ऊपर के भाग बालू टिब्बा है और नीचे का जो भाग है पूरा ये बालू बहता जा रहा है, यानी कि पवने जो है इन बालू के बहावों को बहा ले जा रही हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। अब दोस्तों बढ़िए आगे, अगला पॉइंट है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। ये पूरा आपका वायुमंडल है। नाइट्रोजन पाया जाता है पूरा का पूरा यह भाग क्या है? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन पाया जाता है आपका 21%। आर्गन पाया जाता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। यही पूरा 100% का फार्मूला है वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, आर्गन की मात्रा 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी जो है वो हवा में मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे हवा से, वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग
कर सकें। पौध देखिए, मनुष्य जो है वो नाइट्रोजन तो ले सकता है सांस के माध्यम से, लेकिन पौधे जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। लेकिन पौधों को भी नाइट्रोजन की जरूरत है अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो आपका नीचे के जो ये जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को लेते हैं और वो पौधों की जड़ों में जाकर के नाइट्रोजन का एक गांठ बनाते हैं, जिससे कि जैसे कि आपका एक राइजोबियम बैक्टीरिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरे क्या है, ये आपके बैक्टीरिया हैं, पूरे केंचुआ टाइप के जो भी हैं। तो ये सब बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ले जाकर के पौधों की जड़ों में समाहित करते हैं और वहीं से पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन मिलता है। आगे दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी कि नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वायुमंडल में वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप यानी कि ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम पेड़ों को काट दें तो यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो कि हरे पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस हमें देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि यह संतुलन क्या होता है? बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इस समय आप लोग देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम गर्मी होता है। क्यों? क्योंकि जबकि प्रकृति के नियम के हिसाब से 4 महीने की गर्मी है, 4 महीने की ठंडी है और 4 ही महीने की बरसात है। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि लगभग आपका 7 से 8 महीना गर्मी पड़ रहा है, बरसात लगभग ना के बराबर है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ पौधे जब कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जिससे कि मैक्सिमम टाइम 12 महीना में लगभग 7 से 8 महीने गर्मी पड़ेगा और 2-2 महीने जो है वो ठंडी और बरसात के मौसम रह जाएंगे। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है पेड़ पौधों के काटने से, जंगल को नष्ट करने से। यानी कि वायुमंडल में जो एक सबका ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि सभी गैसों का एक जो चीजें नियत होनी चाहिए वो अनियत हो रही हैं, अनियमित हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। गर्म और ठंडी वायु क्या है? हॉट और कोल्ड एयर क्या है? देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र यानी कि एयर साइकिल चलता रहता है, अर्थात गर्म हवा ऊपर रहता है और ठंडी हवा नीचे रहता है। अब दोस्तों आगे वायुमंडल की संरचना कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है।
जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य वायुमंडल और पांचवा है आपका एक तरीके से बहिर्मंडल। टोटल आपके वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रोपोस्फियर, जो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का भाग है। अब पृथ्वी से ऊपर जब बढ़ेंगे तो 0 से 12 किलोमीटर की दूरी में आपका जो पड़ेगा वो आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पड़ेगा। उसके बाद 12 से 50 किलोमीटर का जो भाग है ये आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल होगा। उसके बाद बीच में आपका एक ओजोन लेयर होता है, ये ओजोन लेयर का भाग देख पा रहे हैं, ओजोन परत। समताप मंडल में ही जो आपके ये जितने हवाई जहाज होते हैं ये आपके समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि 0 से 12 किलोमीटर की दूरी जो क्षोभ मंडल होती है ना, इसी क्षोभ मंडल में ही ये जो है देखिए बारिश वारिश जो भी होता है, आंधी तूफान, ये सब क्या होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन समताप मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, यानी कि समताप मंडल में 12 से 50 किलोमीटर का जो रेंज है इसमें आपके मौसम अनुकूल रहता है, तो यहाँ पे आपकी हवाई जहाज यहीं पे चलता है। उसके बाद आपका ओजोन परत आता है और इसके जस्ट ऊपर 50 से 80 किलोमीटर अगर आप ऊपर निकलेंगे तो ये आपका मेसोस्फीयर होता है, यानी कि मध्य मंडल होता है। और इस मध्य मंडल में जो होते हैं आपके जो उल्का पिंड होते हैं, जो गर्म सूर्य की जो गोले होते हैं, उल्का पिंड, वो सब गिरते हैं किसमें, मध्य मंडल में। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं वो आपके थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल में होते हैं। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट क्या होता है, 80 से 700 किलोमीटर दूरी, यानी कि पृथ्वी से 80 से लेकर के 700 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित होता है वो क्या होता है, आपके सैटेलाइट होते हैं। और 700 से ऊपर 700 से लेकर के 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपके एक स्टेशन होते हैं, ये भी आपके क्या है, एक तरीके से स्टेशन होते हैं। तो ये जो है आपके एक तरीके से ये भी सैटेलाइट के जैसे ही होते हैं। तो ये पूरा आपका एक चक्र है, एक लेयर है। पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, 12 से 50 स्ट्रेटोस्फियर, 50 से 80 मेसोस्फियर और 80 से 700 थर्मोस्फियर और 700 से 10,000 एक्सोस्फियर। ये पांचों जो है एक तरीके से आपके पार्ट हैं। अब चलिए समझते हैं क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि बारिश, कोहरा, ओला, ये सब जो है इसी क्षोभ मंडल में होता है। दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, अर्थात इस मंडल में, समताप मंडल में बारिश, ठंडी, गर्मी, कुछ मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, इसीलिए वहां पे हवाई जहाज उसी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये समताप मंडल कहाँ, समताप मंडल में ही आपके ओजोन परत की जो है वो लेयर बनी हुई है। तीसरा होता है आपका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। तो यही मध्य मंडल में जो आपके उल्का पिंड होते हैं ये मध्य मंडल में ही गिरते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो भी उल्का पिंड होते हैं वो सब इसी परत में आने पर जल करके यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है चौथा, बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है, बाह्य वायुमंडल का। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है पूरा वायुमंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, यानी कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो अपना बाह्य वायुमंडल का भाग है इसी में रेडियो का संचार होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन से बातचीत होती है, जो रेडियो सुनते हैं फ्रीक्वेंसी में। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं।
तो जो लोग रेडियो सुनते हैं, रेडियो जो हम लोग पहले सुनते थे, तो वो रेडियो के जो तरंगे होती हैं वो इसी बाह्य वायुमंडल से संचारित की जाती थी। अब पांचवा आता है आपका बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं और यह वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से यानी कि बहिर्मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो चारों पांचों मंडल आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है अपना तापमान यानी कि टेम्परेचर। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको हम आतपन यानी कि सूर्यताप कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से क्या होती है, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब ये इस चित्र में, इस फोटो में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो पूरा आपका पृथ्वी का जो भाग बना हुआ है, ये पोल, ये आपके सूर्य है। तो सूर्य की जो रोशनी ये ध्रुवों पर जो है वो क्या होती है, बहुत कम जाती है। इसलिए जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे कम जाएगी वहां का तापमान हमेशा 0 डिग्री होगा, यानी कि सबसे ठंडा ठंडा होगा। और सूर्य की रोशनी जहां सबसे तेज पड़ती है वो क्या है, आपका बीच का भाग है, यानी कि सबसे हाई इंसोलेशन, उच्च सूर्यताप होता है। ये किस पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ग्लोबल आइसोलेशन आपके जो है वैश्विक सूर्यताप वितरण आपका यहाँ पे होता है। और फिर सूर्य की ताप यहाँ नीचे की ओर पड़ता है, तो ये क्या है, आपके लो इंसोलेशन है, यानी कि आपके पोल्स हैं, ध्रुव हैं। तो ध्रुवों पर क्या होता है, जो कि जैसे कि आपके सूर्य का जो ताप है वो ध्रुवों पर बहुत कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का ताप जो है वो सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो वहां पे जो है आपका तापमान ज्यादा होगा। लेकिन जहां कम होगा वहां पे हमेशा, जैसे कि रूस में कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर 12 महीना केवल बर्फ पड़ता है, वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो जहां भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी वहां पे 12 महीना क्या पड़ेगा, केवल बर्फ ही पड़ेगा। तो वो ध्रुवों पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। आगे अगला है पॉइंट, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी कि 2 अरबवां ही प्राप्त करता है। 2 अरब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल 2 अरबवां ही भाग प्राप्त करता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस में है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, उन्हीं के नाम पे सेल्सियस ये नाम पड़ा हुआ है। तापमान को मापने की जो मानक की डिग्री बनाई गई है वो सेल्सियस में मापते हैं, जिसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन 0 डिग्री तापमान पे कोई भी पानी जो है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, एकदम उबल करके पानी वाष्प बन जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट है वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह धीरे धीरे घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र से बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नमी भरे मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यहाँ भारी होती है। भारी वायु निम्नजनित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी कि बहती है। चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहां वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई एक अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। इसलिए इसीलिए क्योंकि वहां पे वायुदाब नहीं है। देखिए ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जब चांद पर कोई भी आदमी जाता है तो इस तरीके से पूरा हवा से भरा हुआ एक सूट पहनता है। और ये सूट जो है ये आपका
दबाव युक्त यानी कि प्रेशराइज सूट है, इसलिए तब जाकर आदमी सेफ होता है। और इस चित्र में आप देखिए कि अगर यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, शून्य कोई दबाव नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो खून है, ब्लड की नसें जो वो नसें फट जाएंगी और आदमी एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए चांद पर आदमी जब जाता है तो यहाँ पे प्रेशर वाला क्या जैकेट पहन के जाता है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा वितरित बल लगने के कारण उनकी रक्त धाराएं, ब्लड की जो नसें हैं वो फट जाएंगी और आदमी रक्त खून बहने से एक्सपायर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना पवन यानी कि वाइंड। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कि पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी हवा पछुआ कहते हैं। देखिए ग्लोबल वाइंड वेस्टर्ली, इस चित्र में आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है 60 डिग्री NN, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 NM, फिर यहाँ पे इक्वेटर, बीच में आपके इक्वेटर बोलते हैं विषुवत रेखा को, फिर यहाँ पे आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, फिर सब पोलर लो प्रेशर, फिर पोलर हाई प्रेशर। तो ये ट्रेड वाइंड, वास्टर सेल और पोलर स्टाइल, ये आपकी ग्रही पवन पेटियां यानी किस तरीके से कहाँ की हवाएं बहती हैं उसका पूरा इस चित्र में आपका दिया गया है। पवन को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला अस्थाई पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवने। तो अस्थाई पवने यानी कि परमानेंट वाइंड जो है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं और ये पूरे वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ये पवने बहती रहती हैं, हवाएं बहती रहती हैं। दूसरा है आपका मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न अपनी दिशा में बदलती रहती हैं। उदाहरण जैसे भारत में कुछ ऐसी मानसूनी पवने हैं जिनके आने से मौसम में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है स्थानीय पवने, लोकल वाइंड। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में पूरे वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो स्थल और समुद्री समीर, यानी कि अगर आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको हमेशा हवा बहता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, वहां की स्थानीय हवाएं हैं, लोकल वाइंड है। अब दोस्तों आते हैं, अगला पॉइंट है अपना आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन यानी कि ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं, यानी कि ठंडी का मौसम। ये सूर्य है। सूर्य से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रोशनी आता है धरती पे। इस चित्र में यहाँ पे आपके आसमान से जो कपासी बादल है ये पानी बरसाते हैं। तो यहाँ पे जो ये भूमि, जो बंजर भूमि है, जो सूखी हुई भूमि है, ये क्या करता है, पानी को जैसे ही पानी, बारिश का पानी जो आता है ये पृथ्वी पर जैसे ही इस बंजर भूमि पर पड़ता है तो वहाँ से वाष्प निकलता है। तो ये गर्म हवा को क्या होता है, ऊपर उठता है फिर वापस सोख लेता है। जब भारी बारिश होगा तो जो पृथ्वी पूरी तरीके से सूखी हुई है वो क्या होगा, एक वाष्प बनाता है। तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदे बनाता है। यही जलवाष्प फिर जो है संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदे बनाता है और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदे इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण यानी कि वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण यानी कि वर्षा, रेन कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेनफॉल। वर्षा 3 प्रकार की होती है, एक संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल। जब अधिक तापमान के क्षेत्रों में सतह के अत्यंत गर्म हो जाने के कारण, अधिक तापमान एवं सूर्यताप के अत्यधिक प्राप्ति के कारण सतह की हवाएं अत्यधिक
गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और क्रमशः ठंडी होती जाती है, जिससे कि संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिससे कि तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है और यह विषुवतीय क्षेत्र यानी कि इक्वेटर वाले एरिया में, खास करके उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में हमेशा होती रहती है। तो गर्मी के मौसम में जो बारिश होता है वो क्या है आपका? गर्मी के मौसम में जो बारिश होता है वो क्या है? वो संवहनी वर्षा है। देखिए इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वायु जब आपका आर्द्र वायु जब होगा तो वो बादल बनाएगा और फिर बादल जो है यहाँ से जब इस सूर्य की गर्मी से टकराएगा तो वही क्या करेगा? बारिश का निर्माण करेगा। पर्वतीय हवाएं क्या हैं? जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र के तट के निकट और उसके समानांतर होते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा जो है वो इसी प्रकार से होती है पूरे संसार में। तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं और इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चक्रवाती वर्षा, यहाँ पे देखिए ठंडी जो हवाएं हैं वो किस तरीके से बादल बनाती हैं और फिर जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं को कैसे चीरती हैं। संघनन की क्रिया होती है। जब संघनन की क्रिया होती है तो क्या होता है? वर्षा होता है, पानी गिरता है। या चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? चक्रवाती वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? वाताग्र का निर्माण होता है और इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों में होती है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की जो औसत लवणता है वो कितना है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका महासागरीय परिसंचरण, ओशियन सर्कुलेशन। ताल झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी उठते हैं, या जल के नीचे जो भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है वो अत्यधिक विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापा गया था और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। तो सुनामी कैसे आता है दोस्तों? ये देखिए इस फोटो में हमने साफ दिखाया है आपको। टी सुनामी, सुनामी की उत्पत्ति। ये जल है, जल की मात्रा देखिए यहाँ पे फॉल्ट यानी कि भ्रंश होगा, अर्थक्वेक होगा, भूकंप। तो यहाँ महासागरीय जो तल है, यहाँ पे आपका तट रेखा है, तो अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आएगा और यहाँ पे भ्रंश होगा तो यहाँ पे बीच में जो ये पानी की लहरें उठती हैं वह अपनी सतह से बहुत ऊपर उठ जाती हैं। तो ये क्या है? जब वाटर का जल का विस्थापन होगा तो जब पानी बहुत ऊपर उठेगा तो फिर उसी हिसाब से उसकी लहरें भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो यही लहरें इतनी ऊंचाई पर उठ जाती हैं कि इसी से आपका जो है वो सुनामी आता है। तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं और जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं से आपका सुनामी आना शुरू होता है। अगला पॉइंट दोस्तों आपका ज्वार भाटा।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि एक दिन में 2 बार एकदम नियम से महासागर में जो जल होते हैं वह उठते हैं और गिरते हैं, इन्हीं को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से नीचे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। यानी कि ज्वार जो होता है वो ऊपर होता है और भाटा जो होता है वो सबसे नीचे होता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे जो है वो ज्वार उठते हैं। देखिए इस फोटो में आपको समझ में आएगा बृहत ज्वार यानी कि स्प्राइंग टाइड। यहाँ पे देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पृथ्वी का जो खिंचाव करता है, ये आपका चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। तो यहाँ पे जब चीजें होंगी, गुरुत्वाकर्षण बल का जब खिंचाव होगा तो अधिकतम ज्वारी खिंचाव जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो इस ज्वार को हम बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या होता है, आपका विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, लो टाइड आता है, और ऐसे ज्वार को हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपका लघु ज्वार भाटा कैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये चांद का जो है अर्धचंद्र, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को क्या करते हैं, वो काटते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे लघु ज्वार भाटा आता है। और आता है दोस्तों आपका महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियन करेंट्स। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर ठंडी हवाएं हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। यहाँ फोटो में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, फोटो यहाँ से मिस्टेक हो गया है। ये फोटो जो है, ये फोटो दूसरे जगह का फोटो था, ये वाला फोटो था, लेकिन ये फोटो नीचे छिप गया है। चलिए आगे समझाते हैं आपको। अगला है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे आप इस फोटो में आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे गर्म जलधाराएं हैं, यहाँ पे आपकी ये क्या है, ये प्लवक है, और जहाँ पे यहाँ पे देखिए आप समझिए, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म जलधाराओं से। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं, गर्म और ठंडी, इधर से आपकी गर्म हवाएं आ रही हैं और इधर से आपकी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो गर्म और शीत जलधाराएं जहां मिलती हैं वह स्थान जो है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक मछलियां वहीं पर, इन स्थानों पर ही मिलती हैं जहां पे गर्म और ठंडी हवाएं दोनों एक साथ मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। ये देख पा रहे हैं, जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं आपस में टकराएंगी तो वहां मौसम जो है वो कुहरे वाला बनेगा और यही सबसे ज्यादा मछलियों का निवास स्थान होगा। अब आता है आपका अगला, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं।
ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। इसमें पहला है आपका वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। जो वृक्षों के लिए बिल्कुल उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हम वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। घास स्थल कहते हैं कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उन्हें हम घास कहते हैं। और जो कांटेदार झाड़ और झाड़ियां केवल जो है वो शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं, यानी कि गर्म जगहों पे, यानी कि जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में कांटेदार झाड़ियां पैदा होती हैं। वन क्या है? वन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से कभी भी झड़ती नहीं है। ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरा घना जंगल है। यहाँ की पत्तियां कभी भी झड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम कभी ठंडा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा हरा भरा पेड़ पौधा दिखाई देगा। यहीं पे आपका एनाकोंडा जो सांप है, एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, वो इसी जंगल में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वन में। देखिए, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन, यानी कि सदाबहार वन कहते हैं। हमेशा हरा भरा रहेगा। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश इस जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि इतना घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश इस जंगल में भी नहीं पहुंच पाता है। इसकी इतनी घनी ये जंगल है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं, जैसे कि रोजवुड, ये दृढ़ काष्ठ वृक्ष है। रोजवुड, आबनूस और महागोनी, ये जो पेड़ है ये वो इसी जंगल में पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। यानी कि ब्राजील का जो उष्णकटिबंधीय जो वन है वो इतना घना है और इतना लंबा है कि इसी से जब पृथ्वी पे जो लोग सांस ले रहे हैं वो इसी जंगल की वजह से ले रहे हैं, तो इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, जो कि कहाँ है? ब्राजील में है। और एनाकोंडा जो है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है वो कहाँ है? इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है फोटो में। अब चलिए आगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी वन होते हैं, जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय आपके पर्णपाती, यानी कि यहाँ पे देखिए पूरा शीतलहर है, पूरा बर्फ है और बर्फीली जो है वो पूरा ये पहाड़ी है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, ये पूरे साल के पेड़ हैं, फिर सागवान के पेड़ हैं और नीम और शीशम के पेड़ आते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, जैसे कि इसमें बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला आता है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है और यहाँ सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ और यू जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्रों में पूरा पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जैसे कि बांज है, एस है, बीच है। यहाँ पे हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला है अपना भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन को रोकती है।
भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो फल पैदा होते हैं, जैसे कि आपके सेब के फल हैं, तो मैक्सिमम जो है ये फलों का क्षेत्र कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब आता है आपका शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग हम लुगदी बनाने के लिए करते हैं, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के क्या हैं, मुख्य पेड़ हैं। और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मीक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर जो है वो आपके पाए जाते हैं। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट अगला अपना पॉइंट है घास स्थल, ग्रासलैंड। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति पेड़ पौधे निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी घासें होती हैं, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो इसी का उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आपके जो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि सभी जानवर जो है आपके इसी जगह पे पाए जाते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब आता है आपका अगला यह घास काफी ऊंची, हाँ यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था। अब आपका अगला आता है शीतोष्ण घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जो है वो प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां, थॉर्नी बसेस, ये जो होती है कटीली झाड़ियां, ये शुष्क रेगिस्तान की यानी कि गर्म रेगिस्तान जैसे कि प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की जो वनस्पतियां हैं उनमें वनस्पतियों की कमी रहती है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थलों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास है, ब्राजील में कंपोस्ट घास है, वेनेजुएला में लानोस घास है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अगर देखा जाएगा तो अर्जेंटीना में आपका पंपास आता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास आता है, दक्षिण अफ्रीका में विल्ड घास आता है, मध्य एशिया में स्टेपी घास आता है और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ये सब क्या है, ये घासों की प्रजाति है। अब दोस्तों आगे ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये ध्रुवीय प्रदेश है। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या है, ध्रुवीय प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश जहां पे सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुंचती है, तो वो क्या है, ध्रुवीय प्रदेश है। तो जहां सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचे यानी कि लगभग सूर्य की रोशनी वहां पहुंचता ही नहीं है, तो वहां पे मतलब हमेशा 12 महीना क्या होगा, पूरा बर्फ से ढका रहेगा। तो यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये चित्र है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, जैसे कि सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये सभी ये जानवर ऐसे होते हैं जो कि पूरे महीने बर्फ से ढके होने के बावजूद अपने आप को, इनके शरीर के ऊपर फर होता है और मोटी चमड़ी होती है, जिसकी वजह से ये पूरे साल भर ठंडी में हमेशा
अपने आप को वहाँ पे उस वहाँ की जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट आता है बस्तियां, सेटलमेंट्स। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान यानी कि साइट कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं जैसे कि अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, ये सब चीज जहां होगा तब जाके वहां पे बस्तियां बनेंगी, लोग रहेंगे और लोगों का निवास स्थान बनेगा। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ की जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, ये पूरी बस्तियां हैं। ये पूरी क्या है, ये आकाशीय मतलब पहाड़ों पे बसी हुई बस्तियां हैं। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मछली पालना, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर यानी कि व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि घने जंगलों और अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गर्म जलवायु, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें जो होती है ना वो फूस की बनी होती है, घास की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग जो है वो घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियां क्या हैं, टाउन्स। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अब आता है दोस्तों आपका अगला पॉइंट ऋतु प्रवास यानी कि ट्रांस ह्यूमन्स। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। देखिए जैसे कि ये जो लोग हैं, ये लोग नए चरागाहों की खोज में निकल रहे हैं क्योंकि लोगों के मौसमी आवागमन को हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। और जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार अपने नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। ये सब बुलेट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। कौन कौन, ये देखिए, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। यह है आपका मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। यहां से आप पहुंचेंगे दिल्ली, फिर दिल्ली से पहुंचेंगे आप यहाँ पे कोलकाता, फिर कोलकाता से पहुंचेंगे आप यहाँ पे चेन्नई। यहाँ पे आपका ताजमहल भी है। दिल्ली में आपका गेटवे, यहाँ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, दिल्ली में लाल किला है। यहाँ पे आपका कोलकाता में आपका हावड़ा ब्रिज है। फिर यहाँ पे आपका चेन्नई में आपका देखिए मेरियाना ब्रिज है और कपिलेश्वर टेम्पल है। तो ये चतुर्भुज योजना जो आप भारत के नक्शे में देख पा रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसमें हम सड़क मार्ग पहला मार्ग है, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा वायु मार्ग, तो इन 4 मार्गों से हम अपना परिवहन करते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से लगभग 5072 मीटर ऊंचा है। जलमार्ग क्या है दोस्तों, पानी वाला रास्ता। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और एक होता है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग में क्या होता है कि नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। इन नदियों में जो है वो आपका, इन नदियों में नदियों के रास्ते जो है वो लोग एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। अब अगला आता है आपका समुद्री मार्ग। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन जैसे कि एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये सब क्या है, समुद्री मार्ग हैं जिससे कि लोग एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार के लिए सामान लेकर के आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट 2026 का जो परीक्षा आपका
2026 का जो परीक्षा आपका फरवरी में होने वाला है, उस परीक्षा के लिए हम लोगों ने आज इस वीडियो में एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जूनियर लेवल के लिए संपूर्ण एसएसटी सामाजिक अध्ययन के भाग 2 पार्ट 2 का हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया है और इसके तीसरे पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे एसएसटी के सभी सिलेबस को। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण यह आज का हमारा वीडियो था। अगर इसके पहले वाले वीडियो के एसएसटी के पार्ट 1 वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत कमाल का बना है दोस्तों, आपके सारे लेटेस्ट टॉपिक पे हमने कवर करते हुए आपको इस वीडियो में हमने इस पीडीएफ में हमने सब कुछ समाहित किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस एक वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका संपूर्ण एसएसटी सामाजिक अध्ययन के पेपर 2 को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।